ना कुछ बाकी देश की राजनीति पर, समाज पर पड़ने वाला है और उसकी तैयारी कैसे की जाए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और तैयारी जिस हिसाब से हम चल रहे हैं वो लगती नहीं है। हिंदुस्तान में समय देखा जाए कोई 23,000 के आसपास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ITIs हैं, आपके वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हैं, और उसमें सिर्फ हम 100 तरह की नई स्किल्स पढ़ाते हैं। अगर हम चीन को देखें, जिससे कि हमेशा बातचीत करते रहते हैं, 5 लाख इंस्टीट्यूशंस उनके पास में ऐसे हैं जिसमें कि वो 4,000 तरह की स्किल्स लोगों को बताते हैं, उसके बारे में उन्हें पढ़ाते हैं और तैयार करते हैं। अब देखिए कि हमारे मुल्क में ये जो लेवल है लोगों का इंस्टीट्यूशंस में स्किल के लिए जाने का, वो बहुत खराब है। और ये आंकड़े जो हैं, ये नेशनल नॉलेज कमीशन के आंकड़े हैं जो कि सैम पित्रोदा साहब की अगुवाई में उसमें बना है। और इसमें ये कहा गया है कि हमारे मुल्क में सिर्फ 3% लोग जो हैं, 3% जो लोग हैं उन्होंने कोई स्किल हासिल की थी एक नौकरी में जाने से पहले। बाकी ये स्किल जिसकी हम जो बात करते हैं, 3% लोग उसमें पहुंच पाते हैं। हमारे मुल्क में जो कॉलेज गोइंग पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 10% कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूशन में पहुंच पाता है। ये आंकड़े देखकर तो लगता है कि सरकार कितना भी कोशिश कर ले ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ किसी चीज का अलाइनमेंट जो है वो नहीं है। चीनियों को ये मालूम था कि हमको इतने इंजीनियर चाहिए, तो उन्होंने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोल दिए, उसके बाद इंजीनियर सड़कें बनाने लग गए और वो उसमें पहुंच गए। हमारे यहाँ पर हालात ये हैं कि 23,000 वेटनरी डॉक्टर्स हमारे यहाँ हर साल बनते हैं, उस मुल्क में जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा मवेशी हैं और हम दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन पूरी दुनिया में करते हैं। ये जो मिसमैच है ये सरकार की वजह से है या इंडस्ट्री की वजह से? मैं इसमें ना सरकार को दोष देता हूं ना इंडस्ट्री को। आई थिंक दोष दोनों तरफ से पैदा हुआ है, दोनों में समन्वय की कमी रही है। उदाहरण के लिए अगर स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज हो या लार्ज एंटरप्राइज हो, उनको स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो इंडस्ट्री का यह फर्ज बनता था कि इंडस्ट्री को एक स्किल स्टैंडर्ड बनाने चाहिए थे। इंडस्ट्री का फर्ज बनता था कि उनको उस स्टैंडर्ड के अनुसार कंटेंट बनाने चाहिए थे। उनका फर्ज बनता था कि उनको गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप स्किल सेंटर खोलने चाहिए थे। आज की डेट में हर इंसान एक छोटी सी दुकान खोल सकता है जिसको आप स्किल सेंटर कह सकते हैं, उसका कोई मायने नहीं है। वो एक तरीका है एक आम सिटीजन को धोखा देने का। मेरा ये मानना है जब तक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं बनाती, इंडस्ट्री कंटेंट नहीं बनाती, सरकार के पार्टनरशिप में एक स्किल रेगुलेटर नहीं बनता, तब तक एक आम जनता को धोखा दिया जाएगा। मेरे मानना है इंडस्ट्री का फर्ज है कि वो कंटेंट स्टैंडर्ड्स बनाए, कंटेंट बनाए, स्टैंडर्ड बनाए और प्लेसमेंट असिस्टेंट में स्मॉल मीडियम में मदद करे। और सरकार का मानना है कि वो जो गांव में जो लड़के लोग हैं जिन पे ताकत नहीं है एक 5,000 या 6,000 रुपए का स्किल, उनको सस्ते दामों पर, सस्ते रेट पे एक लोन मिलना चाहिए। यह हैरानी की बात है, देश में लेस देन 1% लोन्स आर गिवन बाय बैंक्स फॉर एजुकेशन और स्किल पर्पस, और वो भी 11.5%। वो भी 11.5%। हमारे यहाँ पर हम कार खरीद सकते हैं सस्ती, और लेकिन स्किल नहीं पढ़ने के लिए आपको ज्यादा लोन का पैसा चाहिए होता। आप देखिए यूएस में और कनाडा में 80% लोग लोन लेते हैं पढ़ाई और स्किल के लिए, और वो 3 से 5% के बीच में मिलता है। मैं उनसे हमारी इंटरेस्ट रेट को कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये कॉज इतना इंपॉर्टेंट है, 25 करोड़ लोग अगर गलत रास्ते पे जा सकते हैं, तो इंडस्ट्री और सरकार को कुछ बहुत जल्दी करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, कम्युनिटी मोबिलाइज, एक तालमेल की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत जल्दी। बिल्कुल। I also want to add कि अगर देखें कि जिस तरह का स्किल्स में भी जिस तरह का फोकस है, the nature of skills that we are providing, उसका भी अलाइनमेंट इकोनॉमी से नहीं है। What we need is new economy skills and not traditional economy skills। So अगर गांव के अंदर आप देखें कि SGSY प्रोग्राम में कहीं स्किलिंग हो रही है, तो वो अभी भी वीविंग में हो रही है या क्राफ्ट्समैनशिप में हो रही है, बास्केट मेकिंग में हो रही है। In China, the skills are focused through not rural development, but by the science and technology department. So everything is related to small engineering, small kind of technology and all that. So you see all these innovations on small technology, वो सब चाइना से आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे उस तरह का लेबर ही क्रिएट नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कि हमारे यहाँ पर जिस तरह की सीट्स, जिस तरह के कोर्सेज हैं, वो एकदम से आउट ऑफ डेट है। और इसलिए आप ये देख सकते, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस कम है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत खराब है। अब देखिए कि टेक्निकल अप्रेंटिसेस जो हैं हमारे यहाँ पर कोई 39,000 के आसपास सीटें हैं, जिसमें से 60% जो हैं
वो काम में आते हैं 40% खाली रहते हैं। ये सब IITIs की उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ट्रेड अप्रेंटिसेस जो होते हैं जो कि काम करते हैं उसमें सिर्फ 30% उसमें सीट जो है वो खाली रहती हैं। और ग्रेजुएट जो अप्रेंटिसेस, क्योंकि हमारे पास ग्रेजुएशन इतनी ज्यादा लोगों की नहीं है, हमारा ग्रेजुएशन बेस कम है, सिर्फ 22% अप्रेंटिस की जो सीट हैं वो भरती हैं, बाकी जो है वो खाली रहती हैं। इसका मतलब जो है उसका भी पूरा हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए लोग जो हैं वो एपटेक में जाते हैं, वो NIT में जाते हैं, और जैसे ही उनको कुछ थोड़ी सी स्किल मिलती है वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास में आ जाते हैं। आई थिंक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है हर्ड मेंटालिटी का प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में। ये भी बात। सो 15 साल पहले इंजीनियरिंग IT स्टार्ट हुआ बूम, तो सब लोग IT 3-4 हज़ार इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए। आज की डेट में मेरे ख्याल से कम 5,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे इंडिया में, और बहुत सारे IT इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो गए, और सब के सब IT में चले गए। ना कोई सिविल में गया, ना कोई मैकेनिकल में गया, सब लोग इवन सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके भी IT की तरफ चले गए। 10 साल पहले BPO स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे सब लोग BPO में चले गए। 5 साल पहले MBA का क्रेज स्टार्ट हुआ, तो अब 2000 MBA कॉलेजेस हैं, 2 लाख MBA प्रोड्यूस हो रहे हैं। ना किसी को जरूरत है इतने नंबर ऑफ MBAs की, ना कुछ पढ़ाया जाता है वहाँ पर सब लोग MBA कर रहे हैं। 5-5, 6-6 लाख रुपए खर्च करके लोग 2 साल का MBA कोर्स कर रहे हैं, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इंडस्ट्री में। आई थिंक गवर्नमेंट का जो रेगुलेटरी रोल है और जो प्लानिंग रोल है वो इसमें मिसिंग है। बिकॉज इंडस्ट्री तो जैसे कुछ स्टार्ट हुआ, तो अब एक इंडिविजुअल कंपनी से एक्सपेक्ट करना कि वो जाके कुछ कोर्स बनाएगी और गवर्नमेंट को हेल्प करेगी, मे बी सम इंडस्ट्रियल हाउसेज जो बहुत बड़े बड़े हाउसेज हैं वो कुछ कर सकते हैं, जैसे भारती हुआ या रिलायंस हुआ, बट एक छोटी सी एक कंपनी के लिए ये करना मुमकिन नहीं है। वो तो अपने बिजनेस की तरफ देखेंगे और देखेंगे हमें क्या चाहिए और वो लोग कहाँ से। बॉटम लाइन, टॉप लाइन अपना। एब्सोल्युटली। पर गवर्नमेंट को थोड़ा प्लानिंग की जरूरत है कि आगे क्या होने वाला है 5 साल में, 10 साल में, किस तरह के लोग चाहिए होंगे। उनके सेंटर्स अभी से खोलना स्टार्ट करें, लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करें, और जो ये लोगों के फैसिनेशन ऑफ अ डिग्री उनके दिमाग में कि मुझे हर एक को डिग्री चाहिए, मुझे MBA की डिग्री चाहिए, मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, उससे निकालें और बोलें कि आपको स्किल्स की जरूरत है एंड नॉट जस्ट डिग्री। और अगर चाहे तो गवर्नमेंट उन स्किल्स के लिए भी डिग्री दे सकती है। वो बोल सकते हैं कि ठीक है, आपने अगर एक कारपेंट्री का कोर्स किया तब भी आप ग्रेजुएट हैं, अगर लोगों को उससे खुशी मिलती है। ये सब एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है गवर्नमेंट को। और दूसरा है रेगुलेटरी रोल, कि आपको क्यों चाहिए 3000 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। आप जो बॉडीज हैं, थोड़ी गवर्नमेंट बॉडीज विच एक्चुअली केटर टू हायर एजुकेशन आर एक्सट्रीमली करप्ट। वो वहां पे बोल रहे हैं ठीक है, आप दे डोंट लुक एट फैकल्टी कि आपके पास फैकल्टी है या नहीं है। जैसे अच्छा मेडिकल कॉलेज ऐसे खुल गए हैं कि जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, पर और एक बार जब कॉलेजेस खुल जाते हैं फिर वो कॉलेजेस जाके मार्केट करते हैं अपने आप को, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स चाहिए, तो उससे ये सब गलत चीजें फिर फैल जाती हैं। रेगुलेटरी में आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि रेगुलेटरी बॉडी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी है मुल्क में। आप सेबी को उठा के देख लीजिए, उसकी रेगुलेटरी, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाले हमसे कहते हैं कि बहुत बढ़िया ये बॉडी है। आप TRAI को उठा के देख लीजिए, बहुत अच्छी। आप इंश्योरेंस में उठा के देख लीजिए, IRDA को उठा के देख लीजिए। आप सबसे बड़ी जो रेगुलेटरी बॉडी हमारे मुल्क में है इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन को रेगुलेट करती है, उसको उठा के देख लीजिए। इतने बड़े मुल्क के लिए वो बहुत अच्छे इलेक्शन करती है। इसमें क्या समस्या है कि हम रेगुलेटरी बॉडी ढंग की आज तक बना नहीं पाए? इसका 2 कारण है कि हिंदुस्तान में कभी स्किल को फोकस दिया नहीं गया। ये पिछले 2 साल में स्किल को फोकस दिया गया। उदाहरण के लिए ऊपर से शुरू करते हैं। अगर आप यूके का एग्जांपल देखें, जहां से हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, यूके में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल है, एक मिनिस्टर है। हमारे यहां मिनिस्ट्री ऑफ स्किल क्यों नहीं है? पहला सवाल। दूसरा, हमारे यहां रेगुलेटर चाहिए 2 चीजों के लिए, डिमांड एंड फोरकास्ट पता लगाने के लिए कितने इंडस्ट्री में कितने लोग चाहिए अगले 2 साल 3 साल। बिल्कुल। कंटेंट के लिए रेगुलेटर चाहिए, फैकल्टी स्टैंडर्ड्स के लिए रेगुलेटर चाहिए। उदाहरण के लिए मैं 1 मिनट के लिए डेविएट करता हूं। हिंदुस्तान में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, अगर आप क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर देखें, 90% ऑफ देम आर नॉट PhDs इन इंजीनियरिंग। सो हमें फैकल्टी रेगुलेटर चाहिए, हमें प्लेसमेंट रेगुलेटर चाहिए, हमें रेगुलेटर चाहिए जो एक स्किल को प्रोटेक्ट कर सके और एक इंडिविजुअल सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट कर सके। ये बहुत लॉन्ग ओवरड्यू है एंड गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दैट। बिल्कुल सही बात है, और गवर्नमेंट भी कर सकती है और आप भी कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर आपको नहीं बता रही है कि आने वाले दिनों में कहां पर जॉब्स होंगे, हम आपको बताते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा होता है कि डॉट्स नहीं मिला पाती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, उसका काम सिर्फ ये है कि सरकारी महकमों में लोग होने चाहिए, इंजीनियर्स आने चाहिए, ये सब होने चाहिए, उसकी वो बात करती है। दूसरा, गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने NREGA लागू कर दिया है और 4.5 करोड़ लोग जो हैं वो हमने जॉब्स दे दी हैं, जबकि NREGA जॉब्स ऐसे नहीं है जो स्किल से आते हैं, वो अनस्किल्ड जॉब है। जॉब्स आने वाले दिनों में कहां पर होंगे, अभी कुछ देर में आएंगे तब बात। On Budget Night, NDTV Profit, India's business news leader, brings you India's biggest budget coverage.
After the facts and figures, hopes and promises, what to make of the 2010 Union Budget for industry, for commerce, for the markets, for ourselves. When it's important, India turns to the business news leader. SR presents the Union Budget 2010 from NDTV Profit. SR, let's begin. In association with the Vista Aura Plus, now with ABS and dual airbags. Aditya Birla Group, let's reach for the sun. And LIC of India. Let's play. Dad! Mom! क्यों किया? समझो। जिंदगी के खेल में भी जीतने के लिए आपके लाडले को चाहिए आपकी समझ और एक भरोसेमंद साथी। LIC चिल्ड्रंस प्लान्स, जिंदगी भर जीत का वादा। हाँ ओके गुड नाइट। यार रात के 2 बजे फोन करके पूछ रहे सो रहे थे क्या? मैं नहीं, बिस्से बेटा पकौड़े तल रहा था। फाइनली तेरी भाभी ने ड्राइविंग का टेस्ट पास कर लिया है। तब मैं क्या करूं? मुझे कोई ड्राइवर की जरूरत है क्या भाई? वोडाफोन का नाइट टॉक 10 पैसे प्रति मिनट। अब बजती रहती घंटी रात के 1 बजे 2 बजे 4 बजे। वोडाफोन सोने दो यार। I am shy. Whatever your style, there's a Sarah for you. Sarah reflects your style. मुंबई इंडियंस सपोर्ट करते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। To show your support, wear the band. कल बने जो वो आज बनेगा। इंडिया आज का आज बनेगा। सबके कल का पूरा ख्याल रखें हम, ताकि इंडिया आप आज पे नजर रख सको। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया आज का आज बनेगा। कैसे बचाएं? आइडिया। निर्मला, गुप्ता जी के बेटे की शादी का कार्ड है, आकर देख लो। आप हमारे फोन में फॉरवर्ड कर दीजिए ना। High-tech ATMs remember your favorite withdrawal amount, so you get cash 40% faster. HDFC Bank, we understand your world. आज हम बात कर रहे हैं देश में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के बारे में, क्योंकि रोजगार देश में जो भी विकास होना है उससे जुड़ा हुआ है। आपकी जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज लाइवलीहुड, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी खतरनाक लगती हैं देखने में कि हम लोग जो हैं वो अलग अलग, जैसे कि हाथी होता है तो कोई उसकी सूंड पकड़ लेता है और कोई उसकी पूंछ पकड़ लेता है, कोई उसका पैर पकड़ लेता है, उसको अलग अलग वो करता है और हाथी समझ में नहीं आता। हाथी हमारा मुल्क जो है उसमें हमारा हिंदुस्तान का कंजम्पशन है, और अगर हम इस कंजम्पशन से अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स को रिलेट करेंगे तो आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे। नई टेक्नोपैक की स्टडी आई है, मैं आपको जल्दी से उसमें बता देता हूं कि हिंदुस्तानी सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं फूड और ग्रोसरी के ऊपर, जिसमें कि स्किल एनहांसमेंट की और नौकरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। आप समझ सकते हैं कि 15,60,000 करोड़ रुपया 2014 में हिंदुस्तानी खर्च करेंगे सिर्फ फूड ग्रोसरी पे। उसके बाद हेल्थ
हेल्थ केयर पर कोई 2,65,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे और उसमें भी तमाम जॉब्स जो है वो बन सकते हैं। तीसरी बड़ी चीज जो है, जो आजकल है कपड़े, अपैरल एंड होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो नीचे रह जाएगी। और नंबर 3 पर 2014 में जो इंडस्ट्री आएगी वो आएगी एजुकेशन इंडस्ट्री, और उसमें भी हायर एजुकेशन इंडस्ट्री जो है उस पर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के लोग पैसा खर्च करेंगे। पहले इसका मतलब रोटी कपड़ा जो मकान हुआ करता था, अब रोटी कपड़ा मकान के साथ में आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई भी जुड़ गया है। ये रिक्वायरमेंट हमारे मुल्क की हो गई। उसके बाद आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर 5वां सबसे बड़ा सेक्टर हमारे मुल्क में उभरेगा और उस पर लोग कोई 1,95,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। उसमें क्या क्या जॉब्स बन सकते हैं, सिर्फ मैं 5 की यहाँ पे बात करता हूँ और आपसे शुरू करता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये अलाइनमेंट तो आपके सामने रखा हुआ है, क्यों हम इसको नहीं अलाइन करते? मैं पहले भी कह चुका हूँ, आंकड़े हैं लेकिन सरकार के पास मैकेनिज्म नहीं है। में आपको चाहिए, मैं आपको हेल्थ केयर का एक डेटा देता हूं। डॉक्टर चाहिए। इस समय देश में 2008 का आंकड़ा है प्लानिंग में 16 लाख नर्सेज हैं और 2022 में जो 1 करोड़ नर्सेज की जरूरत होगी। पैरामेडिक्स इस समय 27,000 हैं जिनकी 8,12,000 होंगी। इस समय 80,000 डेंटिस्ट हैं जो बढ़कर 6,76,000 हो जाएंगे। फार्मास्यूटिकल 6,81,000 से बढ़कर 8,11,000 हो जाएंगे। मैं कहा सेकंड लार्जेस्ट कंजम्पशन। अब इसको देखा जाए, लोग तो बीमार पड़ेंगे चाहे वो गांव हो या शहर हो, संख्या बढ़ेगी तो ज्यादा बीमार पड़ेंगे और हमें जरूरत है नर्सेज की, पैरामेडिक्स की, डेंटिस्ट की, फार्मास्यूटिकल की, सिमिलरली बाकी सेक्टर्स में। मेरा यही कहना है कि इन सेक्टर्स के लिए इंडस्ट्री एसोसिएशन को एक स्किल स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। एक रेगुलेटर को कंटेंट और फैकल्टी को रेगुलेट करना चाहिए। सरकार, एनजीओ, पंचायती राज और ब्यूरोक्रेसी और कॉर्पोरेट्स में एक समन्वय होना चाहिए। इतना समन्वय नहीं है, जिसके वजह से देश की हालत यह है कि देश की जनता एक समुद्र के खारे पानी की तरह है। कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं उसे कन्वर्ट करने के लिए प्योर वाटर में। बिल्कुल, ये प्रोसेसिंग प्लांट जो है इसकी हम बात कर रहे हैं, इसके लोगों को देने का ये प्रोसेसिंग प्लांट है। अगर हम फूड और ग्रोसरी को देखते हैं, आपकी मैं ये किताब भी पढ़ रहा था, इसमें भी अलाइनमेंट की कमी दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि इसमें ये नहीं थी कि फूड और ग्रोसरी को हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से मानते हैं कि आप जाइए और चावल उगाइए और गन्ना उगाइए और वो हो जाएगा। नहीं, फूड और ग्रोसरी जो सेक्टर है उसमें आपको चावल से भात बनाना है, उसको प्रोसेस करके भेजना है, वीट से, गेहूं से रोटी बनानी है, ब्रेड बनानी है। एक बहुत बड़ा गैप हमारे मुल्क में फूड प्रोसेसिंग है और उसके बारे में कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई बड़ी सोच नहीं है जिसमें कि 5 करोड़ लोग आदमी काम कर सकें। पंकज, I work in this sector with the poor and with small farmers and all that, and if you look at statistics, जितना इंडिया में पोस्ट हार्वेस्ट वेस्ट है उतना दुनिया में कहीं नहीं होगा, बिकॉज वी लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर एक गरीब आदमी 2 किलो 3 किलो टमाटर उगा के शहर में बेचने जाए तो he cannot do it. So whoever comes first to his farm gate और जो भी प्राइस देगा उस पे उसको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। तो अगर हम ऑन साइट, ऑन लोकेशन वेयर प्रोडक्शन इज हैपनिंग, if we focus on agro processing is also कि अचार और पापड़ बनाना agro processing नहीं है, but that is in our mind कि ये agro processing means this. So how can you convert maize into cornflakes? How can you take out all your raisins out of chili so that they become essence in modern पैडी food फील्ड industry? यहाँ पर है, वहाँ पर है, आप राइस मिल नूडल बनाने की फैक्ट्री लगा दीजिए, वो लगाइए। तो एग्रो प्रोसेसिंग के अंदर भी जो हमारी समझ है वो बिल्कुल नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड, वेरी ट्रेडिशनल है। तो उसको जब तक हम कुछ मैकेनाइज वे में प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, सिंपल थिंग, एक हम सवाई माधोपुर में काम कर रहे हैं विद चिली ग्रोअर्स। तो व्हेन वी वर वर्किंग विद देम, वी गॉट इन टच विद आई थिंक ITC and they said कि इनके लिए हम नया सीड उपलब्ध कराते हैं, and that is available in गुंटूर। तो गुंटूर से हम सीड लाके सवाई माधोपुर में लगाया, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, but just the lack of information. So unless there is a gateway agency like Access, तो वो information flows ही नहीं होते हैं। तो वो 30% उनकी प्रोडक्टिविटी जस्ट बाय दिस सिंपल नॉलेज की गुंटूर के सीड अगर हम यहाँ लगाएंगे तो 30% आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस तरह के भी इंफॉर्मेशन मीडिएटर्स भी अगर हों तो दैट इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट फॉर दिस कंट्री। पोटैटो चिप्स बहुत सिंपल उदाहरण है। एक जो बोरी है आलू की,
वो आगरा के पास में जो है आपको 15 रुपए की 20 रुपए की मिल जाती है। उस बोरी को आप प्रोसेस करके दिल्ली में ला करके पोटैटो चिप्स बनाते हैं, वो 1500 रुपए की बिकती है। आप मतलब कोई वैल्यू एडिशन इज, हाँ, कोई उसमें समानता ही नहीं है। लेकिन वहां पर किसान है वो भूखा मर रहा है, और यहाँ पर जनता जो है वो खराब पोटैटो चिप्स खा रही है, जो कि आपकी सेहत के लिए खराब है। ये जो है प्रोसेस, ये मिसमैच जो है स्किल एनहांसमेंट का, टेक्नोलॉजी का और एम्प्लॉयमेंट का, ये नहीं हो पा रहा। आपके यहाँ पर जो आते हैं तमाम नौजवान अप्लाई करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये पूरा एरिया के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है मेंटली? आई थिंक अगर आप देखें 2 इंडस्ट्रीज जहाँ पे इंडिया ने अच्छा किया है पिछले 10-15 साल में, बीपीओ और आईटी, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाज वेरी लो, बट गवर्नमेंट प्लेड द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। एक तो इट वाज इजी टू सेट अप एन आईटी कंपनी, थोड़े से उन्होंने टैक्स बेनिफिट्स दिए, उन्होंने कहा आप करिए सेटअप आईटी कंपनी सेटअप करिए, बीपीओ कंपनी सेटअप करिए, थोड़ा मैन पावर अवेलेबल था। चलो कॉलेज जैसे भी खोले, खुल तो गए, 3000 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एटलीस्ट गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस दे दिए, वो खुल गए। सो इधर क्या हो रहा है इन सब सेक्टर्स में, गवर्नमेंट अभी भी इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। सो देयर आर 2 रोल्स विच द गवर्नमेंट कैन प्ले। एक तो अगर वो इजीली प्राइवेट सेक्टर को एक्सेस दे दें कि ठीक है आप रिटेलिंग था, अब रिटेलिंग लेकिन ऑल सडन डन अभी नहीं डेवलप हो पा रही है एज एन इंडस्ट्री, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट ने कुछ उनको बेनिफिट्स दिए हैं, और अभी भी वहां पे काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये वगैरह वगैरह। एक अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे प्राइवेट सेक्टर को, लाइक यू सेड फूड, ग्रोसरी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्सेट्रा, तो एक तो वो बहुत पुश मिलता है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर देन स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट, और वो कहते हैं कि अच्छा हमें ये चाहिए, आधी डेवलपमेंट तो वहीं से हो जाती है। और दूसरा फिर गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट कर दे, और दे शुड प्ले अ रोल फॉर रेगुलेटर विच इज रिक्वायर्ड, कि वो लोगों को एजुकेट करे गांव में, उनके लिए थोड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल दे इन द एरिया ऑफ फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये काफी कुछ हो सकता है। तो जहां पे भी गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है मेरे ख्याल से वहां प्रॉब्लम है। एजुकेशन को ले लीजिए आप, वहां पर भी हायर एजुकेशन में वही प्रॉब्लम है। अब लेकिन अगर कल गवर्नमेंट बोलते है कि हायर एजुकेशन ओपन कर दिया हमने, हेल्थ केयर ओपन कर दिया, कोई भी हॉस्पिटल बना सकता है, कोई भी स्कूल खड़ा कर सकता है, हायर फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया आ सकती हैं, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। और अगर हम देखें, हमने 5 सेक्टर आपको बताया, फूड एंड ग्रोसरीज में सबसे ज्यादा लोग खर्च करेंगे, हेल्थ केयर, होम टेक्सटाइल्स, एपरल, एजुकेशन, टेलीकॉम, 5 ये थी। उसके बाद में भी देखें कि बहुत ज्यादा गुंजाइश नौकरियों की हमारे मुल्क में, एम्प्लॉयमेंट की और स्किल्स की है, वो ये है ज्वेलरी एंड वॉचेस। करेक्ट। हाँ, सबसे बड़ा एक वो है। लेकिन हमारे मुल्क में कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कोई ज्वेलर जो है उसको सिखाने के लिए कोई एक स्किल, कोई कोर्स हो कि 1 साल आप जाइए ज्वेलरी बनाना सीखिए और उसके बाद में ज्वेलरी बनाइए नई तरीके की। हमारे यहाँ पे अभी जो सुनार है वो पुराने पंथी उससे चले आ रहे हैं। उसके बाद में पर्सनल ट्रांसपोर्ट, ये 1,76,000 करोड़ रुपया हर साल आदमी इसके ऊपर खर्च करेगा। पर्सनल ट्रांसपोर्ट, उसमें आपको मोटरसाइकिल फिट करना है। एक 80 लाख मोटरसाइकिल जिस मुल्क में बिकती हैं, वहां पर कोई भी ऐसी वो नहीं है ITI जो कि मोटरसाइकिल आपको ठीक करना बताती है, वो नई जो मोटरसाइकिल्स आई हैं। पर्सनल ट्रांसपोर्ट, इसमें कि व्हीकल्स आता है, फ्यूल्स आता है, रिपेयर्स आता है। ट्रैवल एंड लेजर, हिंदुस्तानी घूमने लगा है। 15 करोड़ हिंदुस्तानी हर साल कहीं ना कहीं, चाहे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं। अब इन 15 करोड़ में अगर आपको टूरिस्ट, अगर आपको गाइड ही चाहिए तो आपको कितने सारे टूरिस्ट गाइड चाहिए होंगे। हिंदुस्तान में आप समझ सकते हैं कि ASI के अंतर्गत 5000 से ज्यादा जो हैं वो साइट्स आती हैं, लेकिन हमारे पास में 5000 पूरे मुल्क में ऐसे टूरिस्ट गाइड नहीं होंगे जो इन साइट्स के बारे में जानते हैं। जबकि हर एक साइट में कम से कम 100 आदमी तो ऐसे होने चाहिए उस शहर में, उस गली में, जो उसके बारे में जानते हो, जो टूरिस्ट को बता सके कि ये ASI इसका क्या वो है। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और IT प्रोडक्ट्स, वो तो सबको मालूम है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। और होम फर्नीचर, फर्निशिंग, फर्नीचर हिंदुस्तान में जो है आप समझ सकते हैं इस समय मलेशिया से और इंडोनेशिया से लाना सस्ता पड़ता है। हमारे मुल्क में फर्नीचर उस तरह का नहीं बनता है। तो ये एरियाज 10 मैंने सिर्फ बताए, इसमें स्किल एनहांसमेंट हो सकता है। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होंगे तो लोगों से सवाल करेंगे कि क्यों हमारे यहाँ पर ये समस्या हमारे मुल्क में है कि हम सब लोग पढ़ाई करके और डिग्री पा करके एक ऑफिस जाने वाला जॉब चाहते हैं। कुछ देर में फिर
Every achievement is not an end, but the beginning of a new journey. SR. Let's begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, you get the biggest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, you get the largest. With LIC's Wealth Plus, you get the highest NAV of 7 years. Guaranteed. आइडिया सर जी को गुस्सा क्यों आता है? ए आदमी ने गाया ब्लफ मास्टर, बी आदमी ने किया डिस्को डांस, या सी वो पेड़ काटकर पर्यावरण नष्ट कर रहा है। SMS आइडिया स्पेस आपका जवाब A, B या C और भेज दीजिए 52424 पर। लकी विनर्स जीतेंगे आइडिया की तरफ से आकर्षक के नाम। खुशियों की तो आदत है ये, दबे पांव चली आती है। SFP युक्त GK व्हाइट सीमेंट, अपनी कल्पनाओं को साकार कीजिए। मुंबई इंडियंस सपोर्ट करते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। To show your support, wear the band. Deccan 360. To send your parcels, call 30360 or log on to deccan360.in. मनी मंत्र में आज हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। रोजगार, जिसको आज से कुछ साल पहले तक, 20-22 साल पहले तक रोजगार समाचार आया करता था, लोग उसमें अपनी नौकरी के लिए देखा करते थे और अप्लाई किया करते थे और सरकार में नौकरी पाते थे। लेकिन अब सरकार में नौकरियां कम हो रही हैं और मुल्क में इस समय हालात ये है कि या तो आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी पड़ेगी और या आपको खुद अपना रोजगार अपने आप बनाना पड़ेगा, यानी एंटरप्रेन्योरशिप जो है, उद्यम जो है, उससे आपको अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ेगी। और उसके बहुत सारे रास्ते हिंदुस्तान में खुल गए हैं। अब देखिए तो सारी बातें जो हम आपको बता रहे थे कौन कौन इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज में और इंडस्ट्री जोड़ लीजिए। फुटवेयर इंडस्ट्री, हिंदुस्तान में पहली बार लोग जो हैं वो जूते जो हैं वो तेजी से खरीदने लगे हैं, पहनने लगे हैं। हमारे रूरल एरियाज में जूतों की जरूर कमी है। DVD, VCD, होम लिनन, होम एक्सेसरीज, गिफ्ट्स, टेक अवे, ईटिंग आउट, रेडी टू ईट मील्स, मूवी, थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क्स जो आप जाते हैं मॉल्स में और इस सब जगह पर, हाउस होल्ड हेल्प, आपने तो बात की नर्सेस की जो बड़ी टेक्निकल चीज है, हाउस होल्ड डोमेस्टिक हेल्प जो है हिंदुस्तान में बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है। ड्राइविंग जो है हमारे यहाँ पर 10 लाख जो है कारें बिकती हैं हर साल, इसमें से 5 लाख ड्राइवर हर साल चाहिए होते हैं। और ड्राइविंग वो हमको लोगों को सबको प्रॉब्लम होती है कि अच्छे ड्राइवर जो नहीं मिलते हैं। ये सारी चीजें हैं। ब्यूटिशियन के कोर्स हैं। स्पास जो है हिंदुस्तान में वो खुलने लगे हैं, क्लब्स खुलने लगे हैं जहां पर आने वाले दिनों में और नौकरियां जो पैदा होंगी और उस पर ध्यान होना चाहिए। आपका सवाल यहाँ से किसी से बताइए सर। यू से वन स्टेटमेंट दैट के मतलब कोई भी आए कि स्कूल खोले, कॉलेज खोले, फॉरेन यूनिवर्सिटीज आए तो हमारी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सर हाउ सर, कोई भी आए कैसे सोल्व होगा सर? मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी क्या है, सब कुछ हाईली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी आप कॉलेज नहीं खोल सकते, आप कोई कोर्स स्टार्ट नहीं कर सकते इन द एरिया ऑफ हायर एजुकेशन। लेकिन अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगी तो वन यू विल गेट मोर क्वालिटी, बिकॉज सम ऑफ दिस आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस। जैसे अगर हार्वर्ड आके यहाँ पे सेटअप करता है कोई कॉलेज, या ऑक्सफोर्ड आके सेटअप करता है, या कैम्ब्रिज आके सेटअप करते हैं कॉलेजेस, तो दे विल इन्वेस्ट इन फैकल्टी, दे विल इन्वेस्ट इन गुड सिलेबस, एंड दे विल इन्वेस्ट इन इंटरेक्शन विद इंडस्ट्री। उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन है वो इम्प्रूव होगा, और जो स्टूडेंट्स जो अभी काफी निकल रहे हैं, जो विच आर नॉट एम्प्लॉयबल, वो एम्प्लॉयबिलिटी उनकी इम्प्रूव होगी और इसके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। फिर मैं वो जल्दी से बता देता हूँ, इस समय हिंदुस्तान में 1.5 लाख स्टूडेंट्स बाहर जाकर के पढ़ते हैं और 2 से 3 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं, कोई 10 से 12 हजार करोड़, जो कि हमारा पूरा हायर एजुकेशन का बजट नहीं है, वो सिर्फ 9,600 करोड़ है।
ऑस्ट्रेलिया, अगर वो लोग यहाँ आ जाएंगे तो अब कम पैसे में ज्यादा लोग जो हैं वो पढ़ पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में 8 लाख